हेलो एवरीवन, आई एम दीपेश सुतार। जैसा कि आप सभी कक्षा 10वीं से क्लास 11th में आ चुके हैं, तो आप सभी का पहले तो तहे दिल से मेरी ओर से स्वागत है कक्षा 11वीं में। अब बच्चों, बात ये है कि आपके जो 11th में जो बिजनेस स्टडीज़ जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, भले आप कॉमर्स मैथ्स ले या कॉमर्स इकोनॉमिक्स ले या कॉमर्स कंप्यूटर ले, तो आपको बिजनेस स्टडीज़ को, व्यवसाय अध्ययन को तो पढ़ना ही है। अब यहाँ पर ये बातें बताने से मतलब नहीं है कि आपके पहले ओल्ड सिलेबस था, अभी नया आ गया है, क्योंकि आप तो पहली बार आए हो ना 11th में, तो आपके लिए तो सब्जेक्ट ही नया है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय अध्ययन, ये व्यवसाय का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है। तो देखो, बहुत आसान भाषा में समझना, प्रॉफिट कमाने के लिए जब कोई आप काम करते हो तो वो बिजनेस है। क्या है? बिजनेस है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर गलत काम भी तो करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो बिजनेस तो वो भी है, लेकिन वो कैसा धंधा हो गया, वो कैसा बिजनेस हो गया, वो गलत धंधा हो गया, वो इलीगल बिजनेस हो गया। लेकिन बिजनेस तो है, किसके लिए किया? क्योंकि आपने पैसा कमाने के लिए किया, तो वो क्या हो गया? बिजनेस। तो बिजनेस में भी लीगल और बिजनेस में भी इलीगल, तो दोनों हो सकते हैं। अगर आप गैर कानूनी कार्य करोगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा, और लीगली बिजनेस करोगे तो आराम से पैसे कमाओ, जियो, मज़े करो, मौज करो। तो अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के एक बार सिलेबस के बारे में, कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से लेसन है। ठीक है, तो आपके बिजनेस स्टडीज़ को दो भागों में बांटा गया है। व्यवसाय के आधार पहला भाग, और दूसरा है व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार, ये है आपके दूसरा भाग। और इन दोनों ही भागों में आपके लेसन्स को बांटा गया है। पहले भाग के अंदर आपके 6 लेसन हैं, दूसरे भाग के अंदर आपके 5 लेसन हैं। अब यहाँ पर जो लेसन्स हैं उनको तो आप, ये यहाँ पर जो लिस्ट दिख रही है आपको, यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से लेसन हैं। सबसे पहले आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके दूसरे लेसन के साथ, क्योंकि जो पहला लेसन है वो थ्योरेटिकल है कि भाई बिजनेस में रेशमी मार्क क्या होता है, बिजनेस में ये खोज कैसे हुई थी, वास्को डिगामा ने ये बिजनेस ढूंढा था इंडिया के अंदर और इंडिया की खोज की थी, ये वगैरह, तो वो सब थ्योरेटिकल हो जाएगा। और सब्जेक्ट भी थ्योरेटिकल है, लेकिन रियल लाइफ में बिजनेस तो प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जिससे आप डे टू डे लाइफ में आप रोज़ डील करते हो। कैसे? आप स्टेशनरी की शॉप पे जाते हो, वहाँ पर पेन पेंसिल लेते हो, तो बताओ वहाँ पर व्यापारी बैठता है, वो कौन सा व्यवसाय हुआ? वो एकल व्यवसाय हुआ। कैसा व्यवसाय हुआ? एकल व्यवसाय। सर आप कैसे बोल सकते हो कि एकल व्यवसाय है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ कंडीशन अप्लाई होती है कि वहाँ पर एक ही व्यापारी है, वो ही सारा मैनेजमेंट कर रहा है, वही जो प्रॉफिट हो रहा है वही सारा अपने घर पे लेके जा रहा है। और अगर मान लो बिजनेस में लॉस भी हो गया तो उसको सारा उसको सहन भी कौन करेगा? वो व्यापारी ही सहन करेगा। तो ये तो हुआ एकल व्यवसाय। तो इस तरीके से हम एक्चुअली मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या है? व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। क्या नाम है? व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, सबसे पहली बात करते हैं। तो मैंने जो शुरुआत की थी, एकल व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा होता है साझेदारी। कौन सा होता है? साझेदारी। साझेदारी का मतलब हुआ पार्टनरशिप। फिर एक और आप ले लो, कंपनी। क्या हो गया? कंपनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त स्कंध कंपनी। ठीक है। फोर्थ पे सहकारी समिति। और 5वें नंबर पे आप ले लो, भले ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है। 5वें नंबर पे अपन ले लेते हैं कौन सा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, मतलब कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। अब ध्यान से सुनना, अपन एक एक से शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके लेने वाला हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, मतलब कि एकल व्यवसाय। अब देखो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कि एकल व्यवसाय बिजनेस, एकल व्यवसाय व्यापारी होता क्या होगा? जिसमें एक ही बंदा है, वो ही सारा मैनेजमेंट कर रहा है, वो ही सारे कार्य कर रहा है, वही पूंजी लगाएगा, वही सारे साधन लगाएगा, वही दुकान खड़ी करेगा, वही माल बेचेगा, वही सारी डीलिंग्स करेगा, और लॉस होगा उसको भी वही वहन करेगा, और प्रॉफिट होगा वो उस पर भी अधिकार किसका है? सारा उसका है। मतलब यहाँ पर सारा काम कौन कर रहा है? एक व्यापारी कर रहा है। और आप ज़्यादातर दुकानों में देखोगे तो आपको यही मिलेगा। कैसे? आप नाई की दुकान पर जाते हो, बार्बर की शॉप पर जाते हो, वहाँ पर बाल कटवाते हो, तो आपने देखा होगा जो बाल कटवाने वाला है, अगर वहाँ पर एकल व्यापारी है, अगर वहाँ पर एक ही व्यापारी, वो मतलब एक ही व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो गया? एकल व्यवसाय। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और पूरा उसका मैनेजमेंट मैं ही कर रहा हूँ, सोल प्रॉपर्टी में, मतलब मैं अकेला ही उसका मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? एकल व्यवसाय। लेकिन अब बताओ एकल व्यवसाय में क्या होता है? एकल व्यवसाय में एक सबसे बड़ा जो आप नुकसान कह सकते हो वो क्या है? कि यहाँ पर पूंजी की कमी होती है। क्योंकि मान लो
एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, सीधी सी बात है। मैं लगा के कितने पैसे लगा सकता हूँ, मेरी तो लिमिट होगी एक, लेकिन अगर बताओ एक से ज़्यादा दो व्यक्ति हो तो वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा आएंगे। और एक व्यक्ति का दिमाग ज़्यादा होता है कि दो व्यक्ति, दो चार, जब ज़्यादा लोगों का दिमाग मिलकर कार्य करता है, जब ज़्यादा लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उनका विचार बढ़ेगा, उनकी बुद्धि की जो शक्ति होती है वो अलग अलग विचार देंगे। तो वो होता है पार्टनरशिप में। किस में होता है? पार्टनरशिप में, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं कि एकल व्यवसाय में होने के नुकसान क्या है। तो नुकसान ये है, पूंजी की कमी होती है। अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो जाए, खुदा ना खास्ता लॉस हो भी सकता है, जरूरी थोड़ी है कि प्रॉफिट हो हर बार, तो लॉस हो जाए तो उसको सहन भी कौन करेगा? उसको एकल व्यवसायी से लॉस को सहन करेगा। और अगर मान लो यहाँ पर साझेदारी होती, सर साझेदारी क्या होती है वो तो आपने बताया नहीं। देखो साझेदारी का मतलब यूँ तो आप बेसिकली जानते हो, पार्टनरशिप। कि भाई यार हम जोधपुर जा रहे थे घूमने, मैं अकेला जा रहा था, मैंने सोचा मैं रमेश को भी लेके जाऊँ। मान लो मेरे अपने जो गाड़ी का खर्चा आ रहा है वो 2000 रुपये आ रहा है, तो रमेश को लेके जाऊँगा तो 1000 रुपये ये बांट लेगा। अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ? 2000 बट गए, 1000 मैं भरूंगा, 1000 वो भरेगा। ये शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया, ये क्या हुई? साझेदारी हुई। तो यहाँ पर क्या हो गया? खर्चों को आपने बांट दिया, तो ये तो था साझेदारी। तो आपने ब्रीफली क्या समझा कि भाई एकल व्यवसाय क्या होता है। अब लेकिन जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे व्यवसाय का स्वरूप, आपके लेवल आगे बढ़ता है, आपका टर्नओवर बढ़ता है, जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ते हैं, तो अब बताओ क्या अकेला व्यक्ति सब कुछ संभाल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल सकता। तो वो क्या करेगा? और लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। क्या करेगा? और लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, तो खुद लाके कितना लाएगा? आखिर अपने दोस्तों से मिलेगा, दूसरों से मिलेगा, उनको बोलेगा भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, और वो भी देखेंगे कि यार फलान जी ये जो अपने मिस्टर राम है इनका बिजनेस बहुत आगे चल रहा है, हम भी इनके पार्टनर बन जाते हैं, हम भी इनके साझेदार बन जाते हैं। तो वो भी उसके क्या बन जाएंगे? साझेदार बन जाएंगे। और वो कौन सा बिजनेस हो जाएगा? साझेदारी व्यवसाय। तो अब हम धीरे धीरे आते हैं साझेदारी व्यापारी की तरफ, कि साझेदार व्यापार क्या होता है। एकल व्यवसाय की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर नीचे दिख रही होगी, उसको हम एक बार ध्यान से समझते हैं। तो देखो आप वर्ड टू वर्ड समझना, नीचे आपको दिख रही है, बहुत ध्यान से समझना। एकल व्यापारी व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है। मैंने बताया आपको, कैपिटल कौन लगाएगा? एक ही बंदा लगाएगा। उद्यम का जोखिम उठाता है एवं प्रबंधन करता है, मतलब कि सारी रिस्क कौन उठाएगा? एक ही बंदा उठाएगा। मैनेजमेंट भी कौन करेगा? एक ही बंदा करेगा। कैपिटल भी कौन लगाएगा? एक ही बंदा कैपिटल लगाएगा। एकदम क्लियर है। ये किन्होंने दी थी? ये दी थी J.L. हैंसन ने। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम शॉर्ट में जा रहे हैं कौन किसकी तरफ? पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस है क्या। तो देखो मैंने अभी आपको बताया, अकेले व्यक्ति में उतनी क्षमता नहीं होती है, तो वो क्या करेगा? एक से दो और लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। तो क्या होता है, किसी बिजनेस को करने के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से एक होते हैं और कोई व्यवसाय करते हैं या फिर व्यवसाय करने का अनुबंध करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे साझेदारी कहते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? साझेदारी में होगा क्या? साझेदारी में ये होगा कि उनका जो प्रबंधन क्षमता होगी, जो मैनेजमेंट करने की स्किल्स है वो बढ़ जाएगी, उनकी कैपिटल, उनकी पूंजी बढ़ जाएगी, और जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो अपने मतलब आप यूँ कह सकते हो लॉस को सहन करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि बताओ, एक तो मैं अकेला भार अपने ऊपर लेके घूमूं और एक मेरे साथ कोई एक और बंदा हो। अब जैसे मेरे पास मान लो 100 किलो का वजन है, क्या मैं अकेला उठा पाऊंगा? लेकिन मेरे साथ एक और बंदा हो तो 50 किलो मैं उठा दूं, 50 किलो वो उठा दे। तो यही तो है साझेदारी। साझेदारी का मतलब क्या है? साझेदार जो एक दूसरे का साथ दे। तो साझेदारी बिजनेस में क्या हुआ? यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे जो किसके लिए इकट्ठे हुए? जो कि बिजनेस को करने के लिए इकट्ठे हुए, जो क्या करेंगे? लाभों को या फिर हानि को आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो इस प्रकार से ये कौन सा स्वरूप था? साझेदारी का स्वरूप। अब एक बात ध्यान रखना, साझेदारी के ऊपर कानून लागू होता है। कौन सा कानून? पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, जिसमें बहुत सारी धाराएं हैं, बहुत सारे नियम हैं, उनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे व्यवसाय का और भी लेवल बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस का और भी लेवल बढ़ता जाता है, तो खाली यहाँ पर साझेदारी से काम चलने वाला नहीं है, और पूंजी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब रिस्क भी बढ़ेगा, जैसे बिजनेस बढ़ेगा रिस्क भी बढ़ेगा, और अकेला व्यक्ति सारा ये सहन नहीं कर सकता है, साझेदारी भी नहीं होता है। तो एक नया स्वरूप आता है, और वो कौन सा होता है? वो होती है कंपनी। क्या होती है? कंपनी। अब कंपनी क्या होती है? कंपनी का मतलब है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन।
अब जिसका विच हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या है, विच हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कृत्रिम कंपनी क्या है, कंपनी तो एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून के द्वारा निर्माण किया जाता है जिसका, और उसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। ये तो सब किताबी भाषा वाली बात हुई। अब ध्यान से समझना, कंपनी में क्या होता है, लोग मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। अब कंपनी ऐसे कोई तो है नहीं कि घर बना दिया, यहाँ पर क्या होता है, कंपनी अधिनियम है जिसमें क्या होता है, आप प्रॉपर फॉर्म वॉर्म भर के अप्लाई करते हो कि सर हम कंपनी बनाना चाहते हैं। तो बेटा कंपनी क्या होती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। प्राइवेट मतलब क्या, जिसमें जो सदस्य है उनका ही पैसा लगा हुआ है। पब्लिक में क्या, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इन शॉर्ट अब एक और बात कहा जाए कि सर कंपनी की परिभाषा क्या हुई, तो कंपनी की परिभाषा कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या है, वह कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे, या फिर इसके पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड हुई है उसे कंपनी बोलेंगे। सर समझ में ही नहीं आई, इसको डिटेल्स में बाहर देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझना है कि कंपनी ये क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इसको आप छू नहीं सकते। जैसे अब मैंने बोला हो कि यार ये जो अपने रिलायंस कंपनी है ये तो एकदम फेल है। अब क्या वो रिलायंस क्या कोई आदमी है, नहीं, मैं कंपनी को बोल रहा हूँ, लेकिन उसका सर्वे सर्वा तो कौन थे, धीरूभाई अंबानी, उनके बाद कौन हुए, मुकेश भाई अंबानी, लेकिन रिलायंस कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है। तो क्या अब बताओ, मुकेश अंबानी वोट दे सकते हैं, क्या रिलायंस कंपनी वोट दे सकती है, नहीं। तो रिलायंस कंपनी क्या हो गई, कोई सिटीजन नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी तो क्या है, सिटीजन है। तो फिलहाल के लिए इतना ही समझना है। और एक और बात, कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है, सार्वभौम मुद्रा, ठप्पा मान लो आप, जिससे वो क्या करती है, कहीं पर कोई एग्रीमेंट वगैरह होते हैं तो वहां पर उसकी वो क्या लगती है, स्टाम्प लगती है, कॉमन सील लगती है। ठीक है, तो फिलहाल ब्रीफली अपन ने देखा कि कंपनी के बारे में ये होता है। अब हम लेते हैं कौन सा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर एक्स थे, कौन थे, मिस्टर एक्स, उनके 4 औलाद, उनके 4 बेटे, चिंटू, पिंटू, मिंटू और रिंटू, ये 4 छोटे छोटे बच्चे थे। अब अपने जो मिस्टर एक्स है बिजनेस कर रहे हैं, अब वो बूढ़े हो गए, कौन हो गए, बूढ़े हो गए। तो बताओ उनके बिजनेस को संभालने वाला कौन है, चिंटू, मिंटू, पिंटू, रिंटू, वो संभालेंगे। बताओ क्या कोई एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनको उस बिजनेस को संभालने के लिए? आप तो बोलोगे नहीं सर उनके फादर का बिजनेस है तो उनका ही बिजनेस हुआ। यस डियर, वही मैं कहने वाला हूँ, जो फादर का बिजनेस है उसी को वो क्या करेंगे, रन करेंगे। इसको बोलते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बिजनेस अपनी जो औलाद होती है उसको वो क्या होता जाता है, उनको सौंपते जाते हैं। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर इसके लिए एक अलग कानून है, कौन सा, हिंदू लॉ, हिंदू कानून इसके लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा ये जो व्यवसाय है ये किया जाता है, रन किया जाता है, गवर्न किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक नया जजमेंट आया था तो उसमें उन्होंने क्या किया है, सबको समान माना है, बेटा हो चाहे बेटी हो सभी को समान हिस्सेदार माना है। ये आप नीचे जो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ और नीचे आपको दिखेगा, अभी ध्यान से समझना है इसके बारे में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। हिंदू संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार के सह समांसी की पुत्री जन्म लेते ही एक सह समांसी बन जाती है, मतलब वो भी एक इसकी हिस्सेदार बन जाती है, परिवार की क्या बन जाती है, बिजनेस की क्या बन जाती है, एक हिस्सेदार, उसमें पार्टनर बन जाती है। संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय सह समांसी संपत्तियां सभी सह समांसियों में उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना समान रूप से विभाजित की जाएगी। मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले क्या किया जाता था, लड़की को हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी क्लियर किया गया है कि लड़की को भी समान हिस्सा दिया जाएगा। ध्यान से देखना, संयुक्त हिंदू परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जिसको क्या बोलते हैं, पुरुष अथवा स्त्री, जिसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता मतलब द सब्जेक्ट, जो सारा कार्य करने वाला है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। आप ऐसे भी बोल सकते हो डियर, हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द बिजनेस। आगे, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विवाहित पुत्री को समान अधिकार प्राप्त है, चाहे उस पुत्री का विवाह भी हो चुका हो, उसे सारे अधिकार समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपन ने कौन कौन से देखे, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यवसाय देखा, साझेदारी के बारे में जाना, फिर अपन ने देखा कौन सा, कंपनी के बारे में, फिर अपन ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम लास्ट में जा रहे हैं सहकारी समिति। देखो सहकारी समिति का तात्पर्य क्या है उसको आप शॉर्ट में समझो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या होता है, जब मान लो जैसे अभी कोई 5-6 कोई ग्राहक है, ठीक है, वो और उनके मार्केट में एक ही दुकान है कहीं पर, वो वहाँ पर माल लेने जाते हैं। अब वहाँ पर उनका शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, शोषण, कि यार वो बहुत ज़्यादा ही माल, मतलब ज़्यादा ही रेट पे उनको माल बेच रहा है। तो अब उनके मन में लगा यार अपने को माल तो इससे ही खरीदना है, तो ये अपना शोषण भी कर रहा है।
तो उन्होंने मिलकर क्या कर दिया, एक सोसाइटी बना दी, एक सहकारी समिति बना दी। क्या बना दी? सहकारी समिति। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसके लिए मिनिमम सदस्य कितने होने चाहिए? इसके लिए मिनिमम सदस्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार होने चाहिए मिनिमम कितने? 10। तो इसके लिए मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, वो मेजर बालिग होने चाहिए, नाबालिग नहीं होने चाहिए, लेस देन 18 नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, इसके ऊपर भी कानून लागू होता है। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, वैसे के वैसे यहाँ पर सहकारी समिति अधिनियम 1912 लागू होता है, जिसके द्वारा ये सारे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। एक बात ध्यान रखना, आपने एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो बहुत प्रकार की ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो उन सब के बारे में हम डिटेल्स में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आया हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।